नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम में। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी फैक्ट और प्लस पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन, है ना। गणित के जो भी पेडागोजिकल क्वेश्चन बनते हैं आज की क्लास में हम वही सब देखने वाले हैं। तो क्लास में लास्ट तक बने रहें और देखते रहें सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम को, क्योंकि मैंने पेडागोजी आपकी कंप्लीट करवाने का जो वादा किया है वो अपन कर रहे हैं पूरा, है ना। धीरे धीरे चल रही है सीरीज, तो आप लोग कोई भी क्लास मिस ना करें, देखते चलिए और समझते चलिएगा कि पेडागोजी को कैसे हल करना है, ठीक है। तो जितनी आपकी पेडागोजी मजबूत होगी आपको पेपर करने में उतनी ही आसानी होगी, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आइए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कहता है और ध्यान से समझते चलिएगा। क्या कहता है कि बेन हीले के ज्यामिति विचार के स्तरों के अनुसार प्राथमिक स्तर का एक बच्चा जो आकृतियों को उनकी उपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है वह किस स्तर पर है। देखिएगा जो बेन हीले का सिद्धांत है ना, तो उसमें क्या है कि एक बच्चा है जो आकृतियों को उनकी उपस्थिति यानी उसके सामने हैं आकृतियाँ और उनके जो है उपस्थित होने के आधार पर क्या कर रहा है, वर्गीकृत कर सकता है। तो वह किस स्तर पर है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ स्वाभाविक होगी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखकर चीज़ों को बता पा रहा, तो ये 0 स्तर पे है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एनसीईएफ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ये खासकर मैथ वाले में, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए प्राइमरी लेवल पे, केवल गणित के सूत्र याद करवाना, गणित के सूत्र याद नहीं करवाना है, उच्च गणित के लिए तैयार करना, गलत बात, बच्चों में गणितीयकरण की क्षमता का विकास करना, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चों में गणितीय क्षमता का विकास करना जो होता है ये प्राइमरी स्तर पर गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहता है कि गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो गणित के बारे में कौन सा कथन सही है, 4 ऑप्शन देखना है, आपको बताना है। ए कहता है कि गणित केवल गणनाओं तक ही सीमित है, बिल्कुल। देखिए कहीं पे भी केवल शब्द आपको दिख रहा है ये नेगेटिव हो जाता है ना। कुछ आप समझते चलिएगा, कुछ कीवर्ड भी समझते चलिएगा। गणित ज्ञान में कोई संरचना नहीं होती, गलत बात है ना। ज्ञान में कोई संरचना, ज्ञान ऐसा नहीं है, ठीक है ना। प्रत्येक विषय जो है ज्ञान की संरचना में इम्पोर्टेंट होता है। गणितीय ज्ञान अमूर्त, तार्किक और स्पष्ट होता है, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गणितीय ज्ञान होता है ये अमूर्त होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, तार्किक होता है, तर्क वितर्क वाला होता है और स्पष्ट होता है। इसका जो जब हम इसको निकालते हैं या गणित के सवाल हल करते हैं तो उसमें एक स्पष्ट आंसर निकल के आता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कहता है अगला क्वेश्चन। कक्षा में डाइन ब्लॉक्स का उपयोग मुख्य रूप से किस अवधारणा को सिखाने के लिए किया जाता है। तो देखिएगा डाइन ब्लॉक्स का जो उपयोग है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो स्थानीय मान की समझ विकसित करने के लिए ये जो है उपयोग में लाया जाता है। ये एक सहायक शिक्षण सामग्री है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, पेडागोजिकल है। एक प्राथमिक शिक्षक अपनी कक्षा में जियो बोर्ड का उपयोग करता है। जियो बोर्ड का उपयोग किसके शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है। तो देखिएगा जियो बोर्ड होता है ना, ये भी एक लर्निंग मटेरियल है, ठीक है। तो जो जियो बोर्ड है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे 2D आकृतियों के गुण और परिमाप के लिए ये जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इससे हम 2D आकृतियों का गुण और परिमाप बता सकते हैं जियो बोर्ड द्वारा, ठीक है। चलिए तो यहाँ राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भिन्न की अवधारणा शुरू करने का सही क्रम क्या है। तो देखिएगा यदि हमको बालक को प्राइमरी लेवल पे भिन्न पढ़ाना है
तो उसके लिए सबसे पहले ठोस पदार्थों को भागों में बांटना है, ठीक है ना, फिर चित्रों द्वारा दर्शाना है, फिर सांकेतिक भिन्न पढ़ाना है, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, बालक को जो उसके दैनिक जीवन की चीज़ें हैं उसी के आधार पे आपको बताना है। पहले हम कोई भी सामग्री लेकर आएंगे और उसको जो है क्या करेंगे, उसको अलग अलग करेंगे और बांटेंगे, और उसी के अनुसार हम जो है बालक को क्या करेंगे, भिन्न की अवधारणाओं को सिखा सकते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी लेवल पे, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा छोटा होता है और डायरेक्ट आपके सूत्र या सांकेतिक भिन्न ऐसे नहीं समझ सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। गणितीय त्रुटियाँ अधिगम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो गणित में जो त्रुटियाँ होती हैं वो क्या हैं, तो मैंने आपको बताया था, कई बार क्लास में बताया है कि जो त्रुटियाँ होती हैं वो अधिगम का हिस्सा होती हैं, ठीक है ना। तो वे शिक्षक को बच्चों की सोच प्रक्रिया को समझने में मदद करती हैं। तो त्रुटियों को हम जो है, गलतियों को नेगेटिव नहीं ले सकते, ये जो है सीखने अधिगम में क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब बालक गलतियां करता है, त्रुटियां होती हैं उससे, तो हमें बालक के स्तर का पता चलता है और हम उसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन बी चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समावेशी कक्षा से। समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए गणित सीखने का कौन सा साधन सबसे उपयुक्त है। तो दृष्टिबाधित मतलब जिसको दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेलर का एबेकस और जियो बोर्ड, चार्ट पेपर व रंगीन, या पाठ्य पुस्तक, या केवल ब्लैक बोर्ड। तो आपको सबसे उपयुक्त बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेलर का एबेकस और जियो बोर्ड, है ना। तो यहाँ पे दृष्टिबाधित बालक के लिए ये सबसे उपयुक्त हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गणितीय मेला। तो गणित मेला या गणित क्लब आयोजित करने का मुख्य लाभ क्या है। तो यदि हम बालक यहाँ पे कोई भी गतिविधियाँ करा रहे हैं या कोई भी गणितीय मेला लगा रहे हैं, तो उसमें जो है उसका उद्देश्य क्या होता है या उसका प्रमुख लाभ क्या होता है। केवल परीक्षा की तैयारी कराना, बिल्कुल यहाँ पे भी केवल लगा हो तुरंत ऑप्शन को हटा देना है। कक्षा का समय बिताना, गलत बात है ना, उद्देश्य होता है। केवल मेधावी, केवल यहाँ पे भी है। तो राइट ऑप्शन हमारा निकल के आया कि छात्रों को गणित में रुचि और रचनात्मकता विकसित करने के लिए अवसर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब गणित के जो है कोई भी गतिविधियाँ होती हैं या गणितीय मेला होता है, गणितीय क्लब द्वारा जब हम आयोजित करते हैं कोई भी चीज़, तो छात्रों में क्या होती है, रुचि होती है पैदा, है ना, सीखने के लिए वो आगे आता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी चला जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। मूल्यांकन से क्वेश्चन 100% आता ही है ना। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। ए कहता है छात्रों को पास या फेल में वर्गीकृत करना, किसी भी बालक को वर्गीकृत नहीं करना है, ठीक है ना। बी ऑप्शन कहता है सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। यही वे जो है सही ऑप्शन हो जाएगा कि जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है उसमें क्या करना है, इसमें सुधार करना, क्या किसमें, सीखने में सुधार करना, और उपचारात्मक यानी उन कमियों को दूर करने के लिए क्या करना, बालक को तैयार करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सत्र के अंत में ग्रेड देना निगेटिव होता है। छात्रों की तुलना किसी भी बालक से नहीं करना है, ये निगेटिव होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आगमन विधि से। विधियों से क्वेश्चन 100% आएंगे, ये भी आप लिख कर रख लीजिए, ठीक है ना। आगमन विधि में शिक्षण किस सूत्र पर आधारित होता है, ये आपको बताना है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और नियमों से उदाहरण की ओर। तो जो आगमन विधि होती है इसमें क्या होता है, सबसे पहले उदाहरण बताए जाते हैं और बाद में नियम बालक को सिखाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले हम बालक को विशिष्ट चीज़ें बताते हैं और उसके बाद सामान्य की ओर ले जाते हैं, ठीक है ना। यानी सबसे पहले बालक को उदाहरण दिए, है ना, और फिर उसके नियम की ओर ले जाती है आगमन विधि, ठीक है ना। तो आगमन विधि जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है प्राइमरी लेवल के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। किसी रेखा गणित प्रमेय को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो देखिएगा प्रमेय सिद्ध करने के लिए कौन सी विधि यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा विश्लेषण विधि, ठीक है ना। तो विश्लेषण विधि ये प्रमेय सिद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि होती है, ठीक है।
चलिए 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपकी, देखिएगा। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? देखिएगा कई बार क्या होता है कि सीटेट में डायरेक्ट परिभाषाओं से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो परिभाषा भी आपको ध्यान रखना है। तो किसने कहा कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है? तो ये कहा है रोजर बेकन ने, ठीक है ना। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो रोजर बेकन ने कहा है कि जो गणित है सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित की प्रकृति कैसी होती है? अत्यंत अमूर्त। देखिएगा ज़्यादा अमूर्त नहीं रख सकते हैं ना, बालक कोई भी चीज़ कल्पना नहीं कर सकता प्राथमिक स्तर पर। मूर्त और तार्किक, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। बालक को दिखाते हुए चीज़ें जो है प्रत्यक्ष रूप से बालक को सिखाना है, ठीक है ना, क्योंकि अमूर्त चीज़ें बालक कम सोच पाता है, ठीक है ना, छोटा होता है बालक। तो यहाँ पर मूर्त और तार्किक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना, प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। गणितीय विचारों को व्यक्त करने के लिए सटीक, संक्षिप्त और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। गणित का यह गुण क्या कहलाता है? तो देखिएगा गणित में जब हम जो है विचार व्यक्त करते हैं उसके लिए सटीक, संक्षिप्त, है ना, और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, ठीक है ना। आप भी कल के दिन विद्यालय जाएंगे तो आपके पास भी एकदम सटीक और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, ठीक है ना। कहीं पे भी हम ऐसा ना बोलें ताकि बालक जो है घबरा जाए, बालक स्वयं से कुछ बोल नहीं पाएगा आपसे, है ना। तो आपको बालक को ध्यान में रखते हुए अपने जो है विचारों को रखना है ताकि बालक समझ पाए और सुन पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमूर्तन, मौलिकता, सरलता, यथार्थता और सटीकता। तो यहाँ पे जब हम जो है गणित का यह गुण क्या कहलाता है? यह कहलाता है यथार्थता और सटीकता, यानी बालक को सटीकता के साथ बताना है और ताकि बालक समझ पाए चीज़ों को, ठीक है। तो राइट ऑप्शन डी चला जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि कभी भी नहीं पूछता है तो ध्यान रखना है, आपको यही कन्फ्यूज करता है सीटेट, है ना। यहाँ पे सही पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है ये आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव है कि प्रश्न पॉजिटिव है, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। तो गणित की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है ये ध्यान रखना है। ए ऑप्शन कहता है कि गणित की अपनी भाषा होती है जिसमें संकेत, पद और सूत्र शामिल है, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। बी कहता है कि गणित में ज्ञान सदैव अनिश्चित और परिवर्तनशील होता है, क्या ये सही हो जाएगा। सी कहता है गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, ये भी मुझे सही लग रहा है ना, क्योंकि गणित में स्वाभाविक है तर्क वितर्क होता है ना, तार्किक विषय है, ठीक है। अगला क्या कहता है कि यहाँ पे अगला क्या कहता है कि गणितीय निष्कर्ष सार्वभौमिक होते हैं, ये भी सही है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, जो बी ऑप्शन है हमारा यहीं पे नेगेटिव हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या कहता है कि गणित में जो ज्ञान होता है सदैव यहाँ पे लगा दिया, है ना, तो सदैव नहीं होता, सदैव अनिश्चित और परिवर्तनशील होता है, ऐसा नहीं है ना। तो गणित में जो है यहाँ पे जो सदैव हो गया ये नेगेटिव कर दिया है ना, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमसे नेगेटिव ही पूछा था, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गणितीय संकल्पनाएं आपस में किस प्रकार जुड़ी रहती हैं? तो गणितीय संकल्पनाएं जो होती हैं ये पदानुक्रम और श्रेणीबद्ध रूप में जुड़ी रहती हैं। जैसे बालक सबसे पहले जोड़ सीखेगा और उसके बाद ही क्या कर पाएगा, वो गुणा कर पाता है, ठीक है ना। तो पहले बालक को जोड़ सिखाना, फिर गुणा सिखाना, फिर भाग सिखाना, ये जो है क्या होता है, एक श्रेणीबद्ध रूप में होता है, पदानुक्रम में होता है, ठीक है। चलिए समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और बिना किसी देरी के 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या कहता है कि बच्चों में संख्या बोध, है ना, विकसित करने से पहले कौन सा पूर्व संख्या कौशल आवश्यक है। यानी हमको यदि बालक को क्या करना है, यदि हमें बालक को संख्या का बोध कराना है तो उसके पहले जो है बालक में कौन सी कौशल आवश्यक है। सीधे पहाड़ा को याद करना, याद नहीं करवानी कोई भी चीज़। बीज गणितीय समीकरणों को हल करना, गलत बात, छोटा बच्चा है बीज गणित कहाँ सीख जाएगा, है ना। क्षेत्रफल के सूत्र लिखना, ये भी गलत बात है। क्या है कि उसके पहले क्या कर पाए, वो वर्गीकरण और एक से एक संगति, है ना, यानी बालक जो है वर्गीकृत कर सके, है ना, संख्याओं को या अंकों को, या समझ सके कि हाँ ये
ये अंक है ना। तो ऐसे जो है वर्गीकरण यदि कर ले रहा है बालक तो हम उसके जो है संख्या का बोध करा सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर स्थानीय मान होना था। स्थानीय मान की समझ का विकास किस संकल्पना से सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्थानीय मान जो है इनमें से बेहतर तरीके से जो है कैसे बालक समझ पाएगा। ठीक है ना, तो संख्याओं के जोड़ और घटाव से, यह गलत बात है ना। 2D और 3D आकृतियों के पैटर्न और उनकी व्यवस्था को पहचानने से, तालिका या पहाड़ा याद करने से, कोई भी चीज़ याद करने से नहीं, शब्द समस्याओं को हल करने से, ये भी नहीं है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2D और 3D आकृतियों के पैटर्न और उनकी व्यवस्था को पहचानने से हम जो है क्या कर सकते हैं, स्थानीय मान की समझ विकसित कर सकते हैं बालक में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिएगा क्या कहता है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों को मापन की अवधारणा सिखाते समय कौन सा चरण सबसे पहले होना चाहिए? तो यदि हमको बालक को मापन सिखाना है तो उसके लिए सबसे पहला चरण क्या होगा? तो देखिएगा सबसे पहला जो है चरण होगा बालक को, यदि प्राथमिक स्तर के बालक को सिखाना है तो वहाँ हो जाएगा अमानक इकाइयों का प्रयोग, है ना। यानी अमानक इकाइयाँ क्या कहलाती हैं, जैसे हाथ से नापना या बित्ता। ठीक है, फिर इसके बाद हम मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जैसे मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले बालक को क्या करना है, अमानक इकाइयों द्वारा जो है बालक को मापन के बारे में सिखाना है। ठीक है, उसके बाद हम जो है मानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है 20 क्वेश्चन करवाए हैं, ये थोड़ी सा लेवल लगा होगा कि हाँ बढ़िया तरीके से है, और इसी तरीके से सीटेट पूछता भी है। ठीक है ना, आप जितने आसान क्वेश्चन करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जितने कठिन क्वेश्चन या जितने हार्ड क्वेश्चन आप देखेंगे उससे आपकी जो है समझ विकसित होगी और पेपर को तरीके से फोड़ के आएंगे। ठीक है ना, तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, है ना, समय समय पर लेता आता हूँ। तो आपके पेपर जब तक हो नहीं जाता है आप तब तक जुड़े रहिए सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम से, और हर सब्जेक्ट की तैयारी कराने की मेरी जिम्मेदारी होगी, और आप बिल्कुल एकदम पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा चीज़ों को। ठीक है ना, तो चलिए अब देखते हैं अगली क्लास में क्या होता है आगे, है ना। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।